सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सॉरी बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही है। जी बेटा दोबारा बोले। सर बहुत शोर है आपकी तरफ। मेरी तरफ शोर है? एको कर रही है सर आवाज। यस सर। अच्छा क्या सर बोल आपकी आवाज बहुत ज्यादा इको कर रही है। अच्छा एक मिनट। अभी आवाज ठीक हुई बेटा? यस सर। यस सर। सर अब ठीक। ठीक हो सर यस सर क्लियर है। अच्छा अब मुझे बताओ कि जो कल वाला जो डिस्कशन थी उसमें किसी को मसला हो? नो सर। नो सर। चलो नो सर। अब एक काम करो, वो जो अकाउंटिंग इक्वेशन का हमने क्वेश्चन किया था उसकी ट्रांजैक्शन आपने लिखी हुई थी एक पेज के ऊपर। यस सर। हाँ, अब वो ट्रांजैक्शन वन बाय वन मुझे बताते जाएं, मैं उनको आपके साथ आप ये कहेंगे डिस्कस करता जाऊंगा, ठीक है? हम उसमें देखेंगे अकाउंट्स कौन कौन से हैं और फिर उनमें से कौन सा एसेट है, कौन सा एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, फिर उसके मुताबिक हम उसको डेबिट क्रेडिट असाइन करते जाएंगे। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक हो गया। चलो पहली ट्रांजैक्शन बताओ। Started business with 300,000 in cash. पहली ट्रांजैक्शन ये थी, स्टार्टेड बिजनेस विद 300,000 कैश। तो आप ये देखिएगा दो अकाउंट है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे आपने एक कॉलम बना देना है जो अकाउंट हेड का है। फिर उसके बाद अगले कॉलम में हम उसकी अकाउंट की टाइप लिखेंगे। अकाउंट टाइप क्या है? ठीक है बेटा? फिर हम इसमें देखेंगे कि ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। फिर इसमें अमाउंट मेंशन कर देंगे, अमाउंट क्या है, और फिर आखिर में इसका डेबिट या क्रेडिट। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा अब बेटा पहली ट्रांजैक्शन आपने मुझे बताई, उसमें दो अकाउंट ऐड थे, एक कैश अकाउंट था, एक कैपिटल। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। यस सर ठीक है। बेटा बोले। सर जिस तरह आपने पहले ट्रांजैक्शन करवाई थी वैसे करनी है या आप जैसे करवा रहे हैं वैसे? जैसे अब करवा रहा हूं ऐसे करना बेटा। ओके सर। स्टार्ट करूं इसको बेटा? यस सर करें। यस सर करें। ये एसेट बेटा और ये ऑनर्स इक्विटी। सर काइंडली स्टार्टिंग से स्केच बता दें, वो हमारा नेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था। जी बेटा। स्टार्टिंग से स्ट्रक्चर थोड़ा बता दें, हमारा नेट अच्छा फ्लक्चुएट। बेटा अच्छा। बेटा इसके बीच में हम लोगों ने अपने पास अब एक पेज के ऊपर हम अकाउंट हेड, ट्रांजैक्शंस में अकाउंट टाइप, उसके इंक्रीज डिक्रीज, उसकी अमाउंट और उसका डेबिट क्रेडिट असाइन करेंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। अब वो ट्रांजैक्शन जो आपके पास आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने परफॉर्म की थी, हम उन्हीं को ओपन करेंगे। ठीक है? तो पहली ट्रांजैक्शन ये थी कि मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख। ठीक है? यस सर। दो अकाउंट हेड थे, एक कैश वाला है, कैपिटल वाला। तो हमने ये देखा कि जो कैश है वो एसेट अकाउंट है और जो कैपिटल है वो ऑनर्स इक्विटी है।
अब इसमें आपके पास एसेट भी इंक्रीज हो रहा है और ऑन इक्विटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है बेटा। यस सर। अब इसकी अमाउंट क्या है, 3 लाख रुपए इसकी अमाउंट है, 3 लाख रुपए इसकी अमाउंट है, बेटा क्लियर है। यस सर। और जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट कर देते हैं और जब ऑनर इक्विटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट कर देते हैं, बेटा क्लियर है। यस सर। यस सर क्लियर। यस सर। इफ्रा बेटा आपको क्लियर है। यस सर। बेटा ये समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है सर। ठीक हो गया बेटा। अगर आप में से किसी को भी कोई चीज समझ में ना आए तो बेटा प्लीज मुझे यहां पर आपने होल्ड करवा लेना। बस ये आया हुआ आज, वसी है क्लास में, ठीक है। सर वो बाहर गए हैं, उन्होंने कहा था मेरी लीव लगा देना। देखना है कि कोई पॉइंट ऐसा जो आप अंडरस्टैंड ना करें, आपने उसको मेरे से डिस्कस करना है। दूसरी बात ये है कि वो जो कल हमने बनाया था वो बेसिकली हमारे पास आप ये कहें कि हमें फिर बनाना है, लेकिन वो अभी एक स्टेप के बाद बनाएंगे, उनको लेजर्स बोलते हैं। लेजर्स क्या है? सेट ऑफ अकाउंट्स, सेट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो इन सारे अकाउंट्स को जब एक जगह पे हम सम अप कर लेते हैं तो ये लेजर हमारे कहलाते हैं, ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा, अब अगली ट्रांजैक्शन देखो, दूसरी ट्रांजैक्शन जी, क्या थी दूसरी ट्रांजैक्शन बेटा? acquired building on cash for 50,000. हाँ, अब दूसरे में अगर आप देखेंगे तो दो अकाउंट मुझे नजर आ रहे हैं। एक बिल्डिंग वाला अकाउंट नजर आ रहा है, एक मेरे पास कैश वाला अकाउंट, ठीक है बेटा। यस सर। बिल्डिंग सर जी इसमें हमने डेबिट क्रेडिट फॉलो सिर्फ डीआर और सीआर लिखना है। हाँ, डीआर एब्रिविएशन है डेबिट की, सीआर एब्रिविएशन है क्रेडिट की, ठीक है। जी सर, हमने सिर्फ मतलब पूरा नहीं लिखना ना, ये लिखना है। हाँ बस काफी है, कोई मसला नहीं, ठीक है बेटा। जी सर ठीक। ओके सर। चलो बेटा, अब बिल्डिंग वाला एसेट इंक्रीज कर गया, कैश वाला एसेट डिक्रीज कर गया 50,000 से और 50,000 से, ठीक है बेटा। यस सर। अब बेटा जो एसेट इंक्रीज करता है उसको क्या किया जाता है? डेबिट। डेबिट सर। और जो एसेट डिक्रीज करता है उसको क्या किया जाता है बेटा? क्रेडिट। Credit. ठीक हो गया। अगली ट्रांजैक्शन बेटा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन On cash for RS 30. आरएस नहीं बोलना है, इसको रुपीस बोलना है। Okay sir. फर्नीचर लिया कितने का बेटा? रुपीस 10,000. 10,000। अब दो अकाउंट है बेटा आपके पास, एक फर्नीचर का और एक बेटा आपके पास कैश का, ठीक है। Yes sir. बेटा फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है। फर्नीचर वाला एसेट इंक्रीज कर रहा है, कैश वाला एसेट डिक्रीज कर रहा है। यू गॉट इट? Yes sir. यस सर। अब जो एसेट इंक्रीज कर रहा है वो भी 10,000 का, जो डिक्रीज कर रहा है वो भी 10,000 का। तो जो एसेट Yes sir. इंक्रीज करेगा उसको क्या करें बेटा? Debit. डेबिट। डेबिट। और जो एसेट डिक्रीज कर रहा है उसको क्या करें बेटा? क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक हो गया बेटा। Yes sir. अच्छा हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन Goes for rupees by 2 lakh on cash. ये बेटा क्या है ट्रांजैक्शन? दोबारा बोलो। Purchase goods for rupees 2 lakh on cash. अब यहां पे होल्ड करना है आप लोग। आपके पास लिख रहा है परचेज गुड्स ऑन कैश
2 लाख। बेटा बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? Yes, sir. हाँ भाई, अब सब लोग अपनी पूरी अटेंशन के साथ यहाँ पर मेरे साथ रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास हमारी डिस्कशन है जो रिलेट करती है आपकी इन्वेंट्री के साथ। तो टेक्निकली हम इसको पढ़ेंगे, इन्वेंट्री एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन दोनों का कलेक्टिव वेट 20 to 30% है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? Yes, sir. Yes. हाँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जो आपने यहां पर लेनी है, ठीक है? Yes, sir. अब ये जो आपके पास आपका इन्वेंट्री से रिलेटेड टॉपिक है, जरा इसको समझें। जब हम चीजों को खरीदते हैं तो यहां पर हमारे पास आप लिखें कि 2 तरह की, इसके बारे में आप लिखें कि लोगों की जो इस चीज में आप लिखेंगे स्कूल ऑफ थॉट है। 2 तरह के जो आपके पास आपके मेथड्स हैं जिसके अंडर हम अपने पास अपनी इस इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने की तरफ जाते हैं। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। Yes, sir. कुछ लोगों से मुराद अकाउंटेंट्स हैं, बड़े बड़े अकाउंटेंट्स, वो इस ओपिनियन पे है कि जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो ये हमारा एसेट होता है। तो मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भाई एसेट क्यों है? भाई पहली बात, ये एक रिसोर्स है, which is created through past event। बेटा बात समझ में आ रही है? Yes, sir. दूसरी बात, इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है कि सारी बात है मैं इसको सेल करके अपना प्रॉफिट अर्न कर लूंगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तीसरी बात, ये हमारे कंट्रोल में है, इन द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, ये हमारी एंटिटी के कंट्रोल में है। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। Yes, sir. Yes. सो इसका मतलब क्या सर हुआ? थर्ड पॉइंट की नहीं समझ आई। क्या बेटा? सर थर्ड पॉइंट की नहीं समझ आई। बताता हूं बेटा, ये कंट्रोल का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज कंट्रोल? सर मतलब काबू करना उसको किसी मर्जी चीज से- को, कंट्रोल करना। कर लेना, अपने बस में कर लेना, अपनी मर्जी चलाना। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। हम अक्सर कहते हैं यस ना, सर। वो जो फलाना, वो जो दोस्त है ना मेरा, वो तो उसके कंट्रोल में है, उसी की सुनता है। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। जी सर। अच्छा, अब हमारे कंट्रोल में होने का मुराद क्या है यहाँ पे? मतलब ये है कि मैं इसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल करूं। इज इट क्लियर? सही है सर। ठीक है, मतलब इन्वेंट्री मेरा एसेट, मेरी मर्जी। क्लियर? Yes, क्लियर sir. सर। हाँ, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे कंट्रोल में है, मैं जिस तरह से चाहूंगा इसको यूज करूंगा। यू गॉट इट? यस सर। सेल करूं, यूज करूं, इस्तेमाल कर लूं, जो भी है, बस ये मेरे पास है। सो ये मेरे कंट्रोल में है। सो कंट्रोल का मतलब ये है कि मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल भी करूं और फिर इसका जो भी फायदा नफा नुकसान हो मुझे ही। बेटा क्लियर है? जी सर। चलो अब आगे आ जाओ। तो इसमें वो सारी क्वालिटी हैं जो किसी एसेट में होती हैं। क्लियर? तो इस वजह से एक ग्रुप है अकाउंटेंट्स का जो ये कहता है कि यार ये इन्वेंट्री जो है ना,
इसको एसेट लेना चाहिए। जब हम इन्वेंट्री को खरीदें तो उसको बीइंग एसेट अपने पास रिकॉर्ड करना चाहिए। बेटा क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरफ ज्यादा इंक्लाइन रखते हैं कि जब हम इन गुड्स को खरीदें तो हमें एसेट इसको नहीं बनाना चाहिए, खरीदने के साथ ही इसको एक्सपेंस बना लेना चाहिए। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? यस सर। Yes, क्या sir. समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. जी Clear सर। है। ठीक हो। अच्छा भाई, अब वो क्यों कहते हैं कि इसको एक्सपेंस बनाना चाहिए? तो इसके लिए थोड़ी सी डिस्कशन को रिच करते हैं। इसकी पिक्चर ले लो जहां तक आपने काम किया हुआ है। नोटेड है सर। हो गया। अब हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो रिलेट करता है आपकी कैपिटल एंड रेवेन्यू, पेमेंट्स एंड रिसीट्स। सो कैपिटल एंड रेवेन्यू, पेमेंट्स एंड रिसीट्स। बेटा क्लियर है? Yes, sir. अब अकाउंटिंग ये कहती है कि अगर किसी भी रिसीट या पेमेंट, अगर उसका फायदा, ठीक है, सो रेवेन्यू, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, बेटा ये वो आपके पास आपकी रिसीट एंड पेमेंट्स हैं जिनका बेनिफिट हम लेस देन 1 ईयर में उठा लेते हैं। बेटा 1 ईयर बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड है आपका, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. अगर किसी रिसीट या पेमेंट का फायदा 1 साल या उससे कम अरसे का हो तो बेटा ऐसी को हम लोग अपने पास रखने रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स का नाम दें। क्लियर? क्लियर है बेटा? Yes, sir. और आपकी कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स वो हैं जिनके बेनिफिट्स आपके पास मोर देन 1 ईयर। अगर किसी रिसीट या पेमेंट का फायदा 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होगा तो फिर ये रिसीट या पेमेंट मेरे पास मेरी कैपिटल रिसीट या कैपिटल पेमेंट होगी। बेटा क्लियर है? सर इन Yes, दोनों में sir. सिर्फ Yes, टाइम sir. डिफरेंस है। सॉरी बेटा, सर इन दोनों में सिर्फ टाइम का डिफरेंस है, जैसे आपने ऊपर रेवेन्यू लिखा, नीचे कैपिटल लिखा। सिर्फ वक्त का फर्क। ओके बेटा सर। अब ये जो बेसिकली 1 साल है, ये क्या है? ये 1 साल आपका अकाउंटिंग पीरियड है। क्योंकि मैं अपना प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए 1 साल का डाटा उठाता हूं। 1 साल का डाटा मेरे सामने होता है, उसमें मेरे पास मेरी रिसीट्स भी है, उसमें मेरी पेमेंट्स भी हैं। तो कहता है हर वो रिसीट जिसका फायदा 1 साल तक है उसको लदा कर लो, हर वो पेमेंट जिसका फायदा 1 साल में तुम उठा चुके हो उसको लदा कर लो। अब एक तरफ हमारे इनकम्स बन जाते हैं, एक तरफ हमारे एक्सपेंसेस बन जाते हैं, तो अपनी इनकम्स में से एक्सपेंसेस को अलग कर दो ताकि तुम्हें प्रॉफिट या लॉस नजर आ सके। बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. जी सर। तो आपके पास अपनी कोई भी ऐसी रिसीट या कोई भी ऐसी पेमेंट
जो 1 ईयर या उससे कम अरसे का फायदा रखती हो, रेवेन्यू रिसीट एंड पेमेंट्स। कोई भी ऐसी रिसीट या पेमेंट जो 1 साल से ज्यादा अरसे का फायदा रखती हो, कैपिटल रिसीट, कैपिटल पेमेंट्स। क्लियर? यस सर। समझ आई ये बात या नहीं? समझ आ गई सर। अच्छा भाई, अब जरा सर उसको रेवेन्यू रिसीट और नीचे वाले को कैपिटल रिसीट क्यों कह रहे हैं? मैं भी आपको समझाता हूं। हमने इसका ना नाम रखा ना बेटा, ठीक है? जी सर। यार जो एक मिनट जरा थोड़ी डिटेल से बात हो जाए। हाँ बेटा, टॉपिक नजर आ रहा है, स्लाइड्स नजर आ रही है बेटा? जी सर। हाँ यस सर। यस सर। जी बेटा, टॉप पे लिखा है गोइंग टू एक्सप्लोर व्हाट आर अकाउंटिंग एरर्स, बट बिफोर दिस वी हैव टू लर्न अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू। ठीक है? As we know, every business transaction got one of the following aspect: inflow of resources, outflow of resources। अगर आप देखेंगे तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो ही काम होते हैं, या तो हमें पैसे मिलने होते हैं या हमने पैसे पे करने होते हैं। बेटा क्लियर है? यस सर। जी सर। But these aspects could be divided into two ways with respect to their nature: short-term receipts and payments, revenue; long-term receipts and payment, capital। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। अब इस कैपिटल क्यों बोलते हैं बेटा? इसलिए बोलते हैं कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल इंजेक्ट करते हैं तो वो बड़ा लॉन्ग टर्म अपना फायदा रखता है, यानी जब तक ये बिजनेस चलता रहेगा उस वक्त तक इस इन्वेस्टमेंट का फायदा रहेगा। बेटा क्लियर है? जी सर। यस सर। तो बेटा रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू आपकी इनकम है। इसका मतलब इनकम को जनरेट करने के लिए आपको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए उसने क्या नाम रख दिया? रेवेन्यू। लॉन्ग टर्म के लिए क्या नाम रख दिया उसने? कैपिटल। ठीक है बेटा? यस सर। कहता है नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज शॉर्ट टर्म रेवेन्यू एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल? ये होता क्या है रेवेन्यू, ये होता क्या है कैपिटल? In accounting, all those receipt and payments whose effects has expired within one accounting period, normally 1 year, treated as short term, and those whose effect has exceeded accounting period treated as long term capital। यानी इसका मतलब कि जो 1 साल या उससे कम अरसे के लिए है वो रेवेन्यू रिसीट एंड पेमेंट्स, जो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए है वो कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है बेटा? ओके सर। यस सर। अच्छा भाई, इसकी पिक्चर ले लो। ले लिए सर। हाँ, आगे आ जाओ। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब खाली पेमेंट्स की बात हो रही है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या है बेटा? कैपिटल एक्सपेंसेस क्या है? कहता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो हैं जिनके बेनिफिट्स टेम्परेरी होते हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करना। जैसे रेंट पे कर दिया तो रेंट महीने का पे होता है, अगले महीने फिर रेंट पे करना पड़ेगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। जी सर। यस सर। जबकि जो कैपिटल एक्सपेंसेस है बेटा, इनके फायदे लंबे अरसे के लिए, जैसे लैंड को खरीद लेना, बिल्डिंग को खरीद लेना, मशीनरी को खरीद लेना, कई कई साल हमें ये फायदे देते हैं। बेटा क्लियर है? यस सर। यस यस सर। जैसे आप यहां से आप ये कह लें कि आपने अपने घर तक जाना था, आपने क्रीम बाइक को कॉल किया और आप उस पर बैठ गए, तो जाहिर बात है जब आप अपने घर उतरेंगे तो आपको 120 रुपए 130 रुपए पे करने पड़ेंगे। आपने पे भी किए। अब इस पेमेंट का फायदा बस शॉर्ट टर्म था, बस जो आपने फायदा ले लिया सो ले लिया। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। लेकिन अगर आप अपना बाइक खरीदते हैं तो बाइक खरीदते वक्त भी तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना बेटा? यस सर। यस सर। ना, मैंने 70,000 80,000 पे करके बाइक खरीद लिया। अब ये मैंने जो 70-80,000 पे किया है इसका फायदा बहुत लंबे अरसे के लिए, जब तक ये बाइक रहेगा उस वक्त तक इसका फायदा आता रहेगा। अपनी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। यस सर। इसी तरीके से मेरे पास घर नहीं है,
तो मैंने रेंट पर घर ले लिया, इसका मतलब रेंट पे करूंगा तो वो भी तो पेमेंट है, लेकिन 1 महीने का रेंट पे होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, लेकिन अगर मैं इस घर को खरीद लूं तो तब भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना बेटा। यस सर। यस सर। लेकिन उस पैसे का फायदा फिर लंबे अरसे तक। बेटा क्लियर है? Yes, sir. यस सर समटाइम ऐसे भी तो हो सकता है ना कि हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें लेकिन 1 ईयर से कम ही उसका बेनिफिट हो हमारे पास। बेटा कोई मसला नहीं, इसमें मसला पैसा ज्यादा कम होने का नहीं है, उसके फायदे का है। ओके सर, बेनिफिट पे हमने फोकस रखना है। हाँ, यानी आप इस चीज को देखें कि आपके पास, आप खाना खाने के लिए जाते हैं, 3-4 दोस्त चले गए, आपने ना होटल में खाना खाया और उसके बाद आपका बिल बन गया 8,000 रुपए का। आप मेरी बात को बेटा फॉलो कर रहे हैं? जी सर। अब मुझे ये बात बताओ, ये कैपिटल पेमेंट है या रेवेन्यू पेमेंट यस है? सर। रेवेन्यू सर। रेवेन्यू पेमेंट है। अच्छा, मेरी बात को बेटा फॉलो कर रहे हैं? भाई क्यों रेवेन्यू पेमेंट है? भाई खाना खाया, बेनिफिट एक्सपायर हो गया, अब अगर हम उसके पास कल फिर चले जाएं और खाना खाने के बाद उसको कहें कि तुम्हें कल पैसे दिए थे हमने, अब हम पैसे नहीं देते, तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा? बाहर निकाल देगा। नहीं बाहर निकालेगा, किचन में ले जाएगा, कहेगा बर्तन धो। बिल्कुल सर। हाँ, ओके बात सर। बात समझ में आई नहीं? उसने बाहर नहीं निकालना, यस सर। और बाहर निकालेगा तो फिर किसी बात के साथ बाहर निकालेगा। ऐसे नहीं निकाल सकता कि बगैर पैसे लिए मुझे वो आप ये कहेंगे बाहर निकाल दे। वो मेरी घड़ी उतार लेगा, मेरा सेल फोन अपने पास रख लेगा, कहेगा पैसे दो मुझे। आपको बात समझ में आ रही है? तो मैं उसको कहूंगा यार मैंने कल 8,000 रुपए तुम्हें दिया, तो कहता कल 8,000 दिया तो कल तुमने उसका खाना भी खाया है। बेटा क्लियर है? जी यस सर। सर। कोई मसला तो नहीं? ठीक है। नो सर। अच्छा अब आगे आ जाओ। भाई एक आपने अपना मोबाइल खरीद लिया, नॉर्मल सा मोबाइल खरीदा आपने, वो 4,500 रुपये आपकी पेमेंट हुई, आपके पास मोबाइल आ गया, ठीक है, यूज था, बस ठीक आपको लगा, आपने कहा यार मेरा पर्पस पूरा कर देगा, तो इसमें स्क्रीन भी ठीक है, इसकी ऑनलाइन भी है, एंड्रॉइड भी हो जाता है, मेरी बात को बेटा फॉलो करें, तो 4,500 रुपये का मिलना ले लो। अच्छा इस मोबाइल का फायदा मुझे 2 साल 3 साल 4 साल है, अब मुझे बताओ ये मेरी कैपिटल पेमेंट है या रेवेन्यू पेमेंट है? कैपिटल। कैपिटल जनाब इसका मतलब कि अमाउंट की बेस पर डिसाइड नहीं हो रहा कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है, इसकी बेस पर डिसाइड हो रहा है बेनिफिट। बेनिफिट की बेस पे। अच्छा हाँ, अब अगली बात कि हाँ नॉर्मल सी बात है कि रेवेन्यू पेमेंट्स जो हैं वो कम अमाउंट की होंगी, नॉर्मल में, एबनॉर्मल में नहीं, नॉर्मल में रेवेन्यू पेमेंट्स कम अमाउंट की होंगी और कैपिटल पेमेंट्स बड़ी अमाउंट की होंगी। जैसे रेंट को पे करना थोड़ी सी अमाउंट, लेकिन बिल्डिंग को खरीदना ज्यादा अमाउंट, बाइक का आप ये कहें कि किराया दे देना थोड़ी सी अमाउंट, लेकिन बाइक को खरीद ले लेना कंपैरेटिवली बड़ी अमाउंट। बेटा मेरी बात को फॉलो करें? यस सर। जी सर। अब पुत्र एक बात देखो, आप एक बात आपको समझ नहीं आ रही कि जो कैपिटल पेमेंट्स हैं ये एसेट क्रिएट कर देती हैं? जी सर। यस सर। यस सर हाँ, और जो आपके पास आपकी रेवेन्यू पेमेंट्स हैं ये एक्सपेंस क्रिएट कर देती हैं। बेटा क्लियर है? यस सर। अब वो कहता है कि दूसरी कहता है नीदर एन एसेट एक्वायर्ड नॉर द वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज, कहता है यार रेवेन्यू पेमेंट में ना कोई एसेट खरीदा जाएगा ना किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरी बात को बेटा फॉलो करें? ओके सर। यस सर जबकि जो कैपिटल एक्सपेंसेस होंगे कहता है या तो एसेट खरीदा जाएगा या फिर किसी एग्जिस्टिंग एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ओके सर। देखो वो कैसे, जैसे हमने घर खरीद लिया, अब उसके ऊपर हमने क्या किया, एक फ्लोर और बना लिया, एक ऊपर स्टोरी हमने और कंस्ट्रक्ट कर ली। आपको बात समझ में आ रही है? यस सर। अब आप देखें कि इस पेमेंट का फायदा कई साल तक चलेगा। बेटे मेरी बात को फॉलो करें? यस सर। यस सर। तो
किस नेचर की पेमेंट बन गई? कैपिटल नेचर। इससे एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी। पहले सिंगल स्टोरी घर था, अब डबल स्टोरी घर है, ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे आप उसके। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। इसी तरह से वो कहता है कि दे आर रेगुलर इन नेचर एंड रेपिटेशन के साथ अकर होंगी, ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन चलती रहेंगी, बार बार होंगी आपके पास। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। यस सर। जी सर। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंसेस है ये बार बार नहीं होते। अब एक दफा बिल्डिंग खरीदी तो ये नहीं होता कि कल फिर बिल्डिंग खरीदूंगा, परसों फिर बिल्डिंग खरीदूंगा। बिल्डिंग खरीद ली, आ गई ना, अब बार बार क्यों खरीदूं? पुत्र बात समझ में आई? ठीक है, यही था। अगर आपको याद हो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन एक वो थी जो वन ऑफ थी, एक वो थी जो रेगुलर थी। समझ लगी है बात? यस सर। जी सर। अब वो कहता है अगली बात, कहता है रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो जितनी भी रेवेन्यू रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं इनको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है कि यार अब देखे तो सही प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है तो फिर प्रॉफिट, और अगर इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है तो फिर लॉसेस। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। पुत्र क्लियर है? कैपिटल एक्सपेंसेस रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? यही अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसी को एक और फॉर्मेट में लेके चले जाएंगे तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन मेरे पास मेरी, आप ये कह लें कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन जाएगी। लेकिन उसमें है यही तीन एलिमेंट। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। इसीलिए जब कल हमने एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा था तो 5 लिखे थे, इनकम एक्सपेंसेस। तो इनकम वो है जो रेवेन्यू इनकम हो, और एक्सपेंस वो है जो रेवेन्यू एक्सपेंस हो। पुत्र बात समझ में आई? यस सर। बाकी जो 3 एलिमेंट थे वो क्या थे? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल को अगर हम एक मखसूस प्रेजेंटेशन में लेके चले जाएं तो ये हमारे पास हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन जाती है। बेटा क्लियर है? यस सर। तो समझ लगी बात? यस सर। आगे समझ। अब बेटा आगे आ जाओ। सम एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सचर्स, मोटर व्हीकल्स। तो क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आप देखिए, इनको खरीदे तो इसका मतलब बड़े लंबे अरसे तक फायदा है इनका। क्लियर है बेटा? यस सर। इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? यस सर। एक लंबे अरसे तक इनका फायदा। इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज, अगर मैं किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं तो इसका भी फायदा कोई 2-4 दिन नहीं, जब तक मेरी इन्वेस्टमेंट रहेगी उस वक्त तक मैं फायदा उठाता रहूंगा। बेटा क्लियर है? यस सर। जी सर। हाँ, आगे कहता है एक्सपेंसेस ऑन अबव एसेट्स बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कमर्शियल यूज। कहता है कमर्शियल यूज को करने से पहले इनके ऊपर हमें एक्सपेंसेस भी बात करने पड़ जाते हैं। वो कैसे? यार फर्नीचर हमने खरीदा मेन मार्केट से, वो गोलवाड़ा के पास चले गए, वहां से हमारे पास वो मेन मार्केट है फर्नीचर की, हमें कुछ फर्नीचर पसंद आया, खरीद लिया। अब हमारा घर है वो E11 में है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब उधर से मुझे आप ये कहें कि इस फर्नीचर को ट्रांसपोर्ट करके लाना है E11 तक, तो यार बात यह है कि मुझे किसी ट्रक वाले से बात करना पड़ेगा, किसी शाहजोर वाले से बात करना पड़ेगा कि यार आप ना इस फर्नीचर को वहां पहुंचा दे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें? यस सर। तो मुझे फ्री में तो नहीं ला के देगा ना, पैसे चार्ज करेगा। सर मैं 5,000 रुपये लूंगा, आपका फर्नीचर वहां पहुंचा दूंगा। तो यहाँ पे अकाउंटिंग ये कहती है कि ये जो आपने किराया पे किया है, कैरेज पे किया है फर्नीचर को वहां तक लाने के लिए, इसका फायदा भी उतने अरसे के लिए जितने अरसे के लिए फर्नीचर रहेगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें? यस सर। तो अगर कोई एक्सपेंस है जैसे ट्रांसपोर्टेशन का है, हैंडलिंग कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट है, लैंडिंग कॉस्ट है, अनलोडिंग कॉस्ट है, लोडिंग कॉस्ट है। बेटा क्लियर है?
यस सर। यस सर। जो इन्हीं से रिलेटेड है तो फिर हम उसको भी कैपिटल एक्सपेंस बोलेंगे, रेवेन्यू नहीं बोलेंगे। बेटा क्लियर है? सर। यस जी सर। सर। भाई समझ में आया या नहीं समझ में आया? यस समझ सर जी। ठीक है। ओके सर। सर मींस के जो नॉन करंट एसेट के रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे उनको भी हम कैपिटल एक्सपेंस कहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मेरी बात को ध्यान में रखना, अभी मैं तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा हूँ, बाद में बड़ा जालिम लगूंगा, क्योंकि जब मैं तुम्हारे टेस्ट लूंगा तो फिर नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। इसलिए तुम्हें चीज समझ नहीं आती मुझसे पूछो, जब मैं पूछूंगा तो फिर हालत खराब हो जाएगी। ठीक है? ओके सर। हाँ। सो ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो इनको आप ये कहें कि वहां तक लाने के लिए जरूरी है, जहां पर हमने इनको यूज करना है, उनको उठा के इसकी कॉस्ट में ही शामिल करेंगे। हम कहेंगे नहीं नहीं ये भी इसकी कॉस्ट में शामिल होता है। और क्यों होता है? एक एग्जांपल देता हूं। आपने लैपटॉप खरीदना था, ठीक है बेटा? यस सर। जी यस सर। सर। अच्छा, आप मार्केट गए, साथ आपका एक कजन भी थे, वो भी चले गए। आपने यहाँ पे एक लैपटॉप देखा, आपको बड़ा पसंद आया, उसने कहा जी, प्राइस आपने पूछी 1,60,000, उसने कहा जी 1,60,000 का मिलेगा आपको। अब आप उसको लेने लगे, कजन ने रोका, उसने कहा भाई यही लैपटॉप कराची में 1,20,000 का मिलता है यार, तुम 40,000 रुपये ज्यादा क्यों दे रहे हो? तो वो कराची में ही रहता है, वो कहता है मैं जाऊंगा कल मैंने चला जाना घर, तो मैं तुम्हें वहां से भिजवा दूंगा इसको। बेटे मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। जी सर। आप रुक गए, आपने इसको नहीं खरीदा, कल जब कजन गया तो 1,20,000 आपने उसको दे दी, यार वहां से लैपटॉप खरीद लेना। उसने आपको जनाब अगले दिन कॉल किया, उसने कहा जनाब वो मैंने लैपटॉप आपका खरीद लिया है, बड़ी खुशी की बात है, मैंने तो आपको 1,20,000 बताया था, 1,15,000 में मिला है। बेटा क्लियर है? यस सर। जी यस सर। सर। अच्छा, लेकिन वो 1,15,000 का लैपटॉप कराची में है, आप बैठे हुए इस्लामाबाद में, एबटाबाद में, खारिया में। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। यस सर। अब लैपटॉप को यहां तक आपके पास पहुंचाना है, तो पहुंचाने के लिए उसने कोई कैरियर या जो कोरियर जो सर्विसेज है उनको उसने कह दिया। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। अब ये जो कैरियर सर्विसेज है ये कौन सी है? जैसे कैरेज वाले होते हैं, कैरेज आपने देखा होगा, ट्रकों के पीछे लिखा होता है अवान कैरेज गुड्स कंपनी। ठीक है? ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये कैरियर है। ये करते इस तरीके से हैं कि आपके पास आपकी इस चीज को ले लेते हैं, फिर इनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट होती है जिस पर सेफ एंड साउंडली ये उस जगह तक इस चीज को पहुंचा देते हैं जहां आपने इसकी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन बताई होती है। मेरी बात को बेटा फॉलो कर रहे हो? यस सर। यस सर। आपके पास आपकी जो ये जो गाड़ी आती है ना, रेलगाड़ी, ट्रेन, इसके बीच में भी ये फैसिलिटी होती है कि इन्होंने 1-2 डब्बे खास तौर पे रखे हुए होते हैं जो आपके पास इन्हीं चीजों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं। तो ये ना आपसे पैसे चार्ज कर लेते हैं और ये चीज आपको पहुंचा देते हैं जहां आप कहते हैं उनको। या फिर कोरियर सर्विसेज हैं, जैसे टीसीएस आपके पास है, जैसे पाकिस्तान पोस्ट आपके पास है। मेरी सर बात को, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बाकी लोगों को भी? आ रही है आ रही है सर। आ रही है सर। सॉरी सर मेरे नेट का इशू था, वो हो गया। ठीक हो गया? जी सर ठीक हो गया। वो ना एक दफा मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था ना, तो पहले मैं ना शेल कंपनी में होता था, शेल पाकिस्तान। मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। जी यस सर सर आ आ रही रही। है। ये पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात, आज से कोई 21-22 साल पुरानी बात है। तो मेरे पास एक सेलमैन आया हंसता हुआ, तो मैंने कहा क्या हुआ है यार? शहजाद नाम था उसका। मैंने कहा शहजाद क्या बात है? कहता है सर वो मैंने ना एक बंदे को फोन किया, उससे मैंने पैसे लेने थे। मैंने कहा फिर? तो कहते जब मैंने उसको फोन किया तो मैंने उसको कहा यार तुमने पैसे देने थे, तो वो नहीं आ रही आवाज। जी आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर जी, सर, आ रही है। आ रही है सर, आ रही है सर। अच्छा, तो वो ना सर बात कहता है कि मैंने जब उसको कहा कि तुमने मेरे पैसे देने थे, तो आगे से कहते यार तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मेरी बात बेटा समझो?
यस Yes, सर। sir. यस सर आ रही है। अब उसको मैंने कहता है शहजाद कहता है मैंने उसको कहा यार अब मेरी आवाज आ रही है, तो आगे से कहता है नहीं अभी भी नहीं आ रही। ठीक है यस सर। समझ आ गई। वाह यार सर समझ आ सर उसने पैसे नहीं थे ना तब। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है यस सर। ठीक है सर, लाउड एंड क्लियर। लाउड एंड क्लियर। चलो जी। हाँ भाई लेकिन हाँ सर बच्चों, हमें तो आ रही है आपकी आवाज। बस जिंदाबाद। तुमने आपने तो कोई पैसे दिए नहीं ना? देने। हाँ ठीक हो गया। सॉरी यार ये वैसे जस्ट आपका आप ये कहेंगे थोड़ी सी ये था कि अगर आप रिलैक्स हो जाए इसलिए थोड़ा सा जोक सुनाया। मेरी बात बेटा समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर आ रही है। यस सर। तो ये जो कोरियर सर्विसेज होती हैं जैसे टीसीएस हो गया, पाकिस्तान पोस्ट हो गया, तो ये भी आपको ये फैसिलिटी देती हैं कि आपकी इस चीज को वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती हैं। तो से सपोज इस लैपटॉप को वहां से कराची से इस्लामाबाद या जहां पर आपका शहर है वहां तक लाने के लिए आपके घर तक 10,000 रुपए का खर्चा आ गया। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. यस सर। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको लैपटॉप की कॉस्ट कितनी पड़ी? 1,25,000 1,25,000 बिल्कुल 25। सही। वो जो 10,000 की कॉस्ट थी वो कॉस्ट हमने इस एसेट की कॉस्ट में शामिल कर ली। हमने कहा नहीं ये रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, हालांकि कैरिज एक्सपेंस है। नहीं, क्योंकि ये लैपटॉप को लाने के लिए जरूरी था इसलिए इसी की कॉस्ट में शामिल करूंगा। बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, सर sir. अगर वो अपनी ही मार्केट से लैपटॉप लेता तो फिर तो उसे कम पड़ता ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो आप लेकिन अपनी मार्केट से लैपटॉप खरीदने के लिए आप गए थे, आपको 1,60,000 में पड़ रहा था। यस सर। तो उधर अगर आपके पास ये कैरिज वगैरह नहीं था तो कॉस्ट ज्यादा थी ना बेटा। नहीं सर, अगर रीजनेबल ही मिल जाए कोई नॉन करंट एसेट लेकिन उसकी कॉस्ट कम, मतलब उसको लेने जाने के लिए एक्सपेंस जो वो कम पड़े, तो कोई उसको बात क्या नहीं बेटा, बोलेंगे फिर? कोई मसला नहीं। अगर आपके पास आपको अपनी मार्केट से मिल जाता है, रीजनेबल मिल जाता है आपको, आप ये कहेंगे 1,10,000 में मिल जाता है, कोई कैरिज की कॉस्ट भी नहीं आती, तो ठीक है कोई मसला नहीं, उसकी कॉस्ट 1,10,000। उत्तर बात समझ में आई है? सर एक Yes. क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोलो। सर जिस तरह आपने बताया कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू रिसीट के बारे में, सर एक रेंट पे हमने घर लिया है उसके हम हर महीने का पे कर रहे हैं तो वो हमारा हो गया रेवेन्यू रिसीट। लेकिन अगर उसका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा हो जाता है हाँ सर उसको हाँ हम फिर क्या बोलेंगे? क्योंकि हम तो हर महीने उसको पे भी कर रहे हैं और उसका टाइम पीरियड भी 1 साल से ज्यादा हो गया। ठीक हो गया। क्या नाम है तेरा लड़के? सर सालार। सलार पुत्र। ये क्या आपका अपना माइक ऑफ? सर आवाज नहीं आ रही। ठहर जाओ ठहर जाओ, माइक माइक बंद करो। हाँ बेटा ये जो इस तरह की पेमेंट्स होती हैं जो बेसिकली आप ये कह लें कि रेंट है, उधर से आपके पास बिल्डिंग खरीदें तो एसेट, रेंट पे करें तो एक्सपेंस। अब इन बिटवीन अगर आपके पास एक तीसरी कैटेगरी आ जाए कि मैंने बिल्डिंग खरीदी नहीं है लेकिन मैंने 2 साल का रेंट एडवांस में पे कर दिया, सलार यही क्वेश्चन है बेटा? नो सर एडवांस का मैं नहीं कह रहा, मतलब हम मंथ बाय मंथ उसे पे करें और हमारा जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा हो जाए, तो नहीं, ये हमारी रेवेन्यू रिसीट होगी या फिर कैपिटल पेमेंट? अगर तो मैंने उसको पेमेंट मंथली की है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट अगले 10 साल के लिए क्यों ना हो, मेरे पास आप ये कहेंगे ये पेमेंट्स रेवेन्यू ही कंसीडर की जाती हैं। ठीक है? यस सर। अच्छा अब इसी में एक एडवांसमेंट आ जाती है। अब वो थोड़ा सा ना आप जब बड़े होंगे ना तो फिर आपको ज्यादा बेहतर सिखा पाऊंगा। उसमें ये होता है कि अगर आपने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया तो इस 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट की भी तो कोई वैल्यू है ना? यस सर। ठीक है? अब उस 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट को हम अपनी वैल्यू असाइन करते हैं और उसको अपना एक राइट बना लेते हैं कि 10 साल तक मेरे पास ये राइट मिल चुका है मुझे कि मैं इस बिल्डिंग से फायदा ले सकता हूं, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन कि मैं मंथली रेंट इसको देता हूं। यस सर। इसको बेटा बोलते हैं लीज।
बेटा मेरी बात को फॉलो Yes, करें। sir. अब इस Yes, sir. लीज को हम बहुत प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर करते हैं और उस लीज के बीच में से वो हिस्सा बाहर निकालते हैं जो राइट ऑफ यूज एसेट है, लेकिन वो इंशाल्लाह जब आप 2 दफा बड़े हो जाएंगे यानी FR1 से आगे FR2 में जाएंगे तो फिर ये टॉपिक पढ़ेंगे कि लीज को कैसे हैंडल किया जाता है। Yes, sir. ठीक है, तो लीजिंग एक्टिविटीज है उनको हम बहुत प्रॉपर्ली देखेंगे। अगली बात यहां पर देखो कि आपके पास ये क्वेश्चन जरूर हो सकता है कि अगर हमने रेंट पे कर दिया 2 साल का इकट्ठा पे कर दिया तो बिल्डिंग खरीदी तो नहीं ना? Yes, sir. पे तो रेंट ही किया है, अब 2 साल का रेंट पे कर दिया है तो कैसे कैटेगराइज करूं? भाई पहली बात, इस पेमेंट का बेनिफिट कितने अरसे के लिए? 2 साल के लिए। तो पहली बात कि ये रेवेन्यू पेमेंट नहीं है, कौन सी पेमेंट है बेटा? कैपिटल पेमेंट। Yes, sir. बेटा मेरी बात को फॉलो करें, इज इट क्लियर और नॉट? इसी Yes, वजह sir. से Clear. अगर आपको याद हो तो जब आप छोटे छोटे से होते थे मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी प्रीपेड। Yes, sir. वो प्रीपेड Yes. एसेट होगा। क्यों एसेट होगा? क्योंकि अभी हमने फायदा तो नहीं लिया ना, फायदा तो फ्यूचर में लेंगे। Yes, sir. बेटा क्लियर है? Yes, sir. Clear है. Yes, sir. भाई सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यहां तक क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. आगे चलते हैं जी। अच्छा भाई, भाई स्लाइड नजर आ रही है? Yes, sir. आ रही। अच्छा, फिर वो कहता है कि इन्हीं नॉन करंट एसेट को वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए जो अखराजात होते हैं, जैसे उसकी इंस्टॉलेशन है, उसकी असेंबलिंग है, इलेक्ट्रिकल वर्क हमें करना है, टेस्ट रन से उसको गुजारना है, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग इसको बोलते हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. कहता है यार ये भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस हैं क्योंकि उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी असेंबलिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, उसकी टेस्ट प्रोडक्शन जो है, इस सब का फायदा उस वक्त तक रहेगा जब तक ये एसेट अलाइव रहेगा। बेटा क्लियर है? Yes, sir. ठीक हो गया बेटा। फिर वो कहता है कि अगर आप इसके ऊपर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस पे कर दें, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दें, कस्टम ड्यूटी पे कर दें, एक्साइज ड्यूटी पे कर दें, क्लियरिंग चार्जेस पे कर दें, बेटा मेरी बात को फॉलो करें, Yes, sir. तो ये भी हमारे पास हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होंगे। मेरे ख्याल में आज इसको इतना ही रहने देते हैं, कल यहां से आगे लेके चलेंगे। ठीक है? क्वेश्चन है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बोले बेटा क्वेश्चन। सर अगर कोई मिसाल के तौर पे अगर कोई उसके साथ अगर कोई एक्सपेंस है और वो कंटिन्यूज हो, मतलब कैसे एसिड के साथ चलता रहे वो एक्सपेंस, तो उस जो एक्सपेंस है उसको एसिड की कॉस्ट में शामिल करेंगे कि नहीं? पहली बात, अभी आपने लेक्चर को लीव नहीं करना, ठीक है? दूसरी बात बेटा, किस तरह का कोई एग्जांपल दो ताकि हम उसको ज्यादा क्लियर कर सकें बेटा। सर मिसाल के तौर पे कोई प्लांट है, उसके अंदर मिसाल के तौर पे पेट्रोल डलता है या कोई फ्यूल डलता है। अब फ्यूल को तो उसको कंटिन्यूस उसकी कॉस्ट में ही जा रहा है, यानी कि हम वो एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस बियर कर रहा है, तो वो जो एक्सपेंस होगा पेट्रोल या फ्यूल का, वो उसकी एसिड की कॉस्ट में शामिल होगा कि नहीं? और सब्र करना, लड़ तो ना यार। नहीं सर, लड़ नहीं रहा। नहीं। मेरी बात सुनो, आप गाड़ी खरीदते हैं या बाइक खरीदते हैं तो बाइक में जो पेट्रोल डालते हैं उसको बाइक की कॉस्ट में शामिल कर लेते हैं? सर नहीं। क्यों नहीं? सर वो जाहिर सी बात है, बाइक की हमने लदा पे की हुई है और जो पेट्रोल है वो तो जाहिर बात है उसको चलाने के लिए वो हो रहा है। बिल्कुल सही, और हम चलाएंगे तो उससे फायदा भी लेंगे। जी बेटा बोले। बेटा क्लियर है? बात समझ में? तो ट्यूनिंग, हाँ इसकी ट्यूनिंग, अभी वो चीजें बड़ी डिटेल में डिस्कस होंगी, मैंने इसलिए आपको रोका है। अब एक बात और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आपने देखा होगा आहिस्ता आहिस्ता वो जो पहले चैप्टर्स में जो चीजें लिखी हुई हैं वो साथ साथ डिस्कस होती जा रही हैं। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। Yes, sir. उसकी कॉस्ट में शामिल होगा बेटा वो अभी कल इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, ठीक है? कल इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे क्योंकि अभी इस टॉपिक में आगे हमने इन चीजों को डिस्कस करना है, ठीक है? तो मैं आपको सिर्फ जो समझा रहा हूँ वो ये है कि जो चैप्टर्स आपकी स्टडी टेक्स्ट में मेंशन है उसमें उस चैप्टर के बीच में जो जो कंटेंट्स हैं वो आहिस्ता 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 जहां जहां हमारे पास आते जा रहे हैं हम उनको साथ साथ आप ये कहेंगे पढ़ते जा रहे हैं। जैसे ये जो आपके पास कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट एंड पेमेंट है, ये शुरू के चैप्टर्स में है, ठीक है बेटा?
लेकिन अब जब आप इसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप जाके उसको पढ़ें, हम उसको एक दफा देखेंगे भी, आपको बड़ी तसल्ली हो जाएगी, अच्छा यार ये तो बड़ा छोटा सा टॉपिक था, वो उस वक्त समझ नहीं आ सकता। अब आप मुझे खुद बताएं ना बेटा, मैं आपको पहले दिन कैसे बता सकता हूँ ये कैपिटल रिसीट है, ये रेवेन्यू रिसीट है, वो आपको अभी भी मुश्किल से समझ आ रही है। अब अगर मैं पहले दिन आपको ये बात समझाना शुरू हो जाता कि ये कैपिटल रिसीट है, ये रेवेन्यू रिसीट है, तो आप कहते हैं ये आईटीए जो है ना, इसके ऊपर एक दफा सूरह फातिहा, 3 दफा सूरह इखलास, खत्म करो इसको, ये नहीं होता। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो बेटा? यस सर। जिंदगी भी पढ़ने की जरूरत है। हाँ हाँ हाँ, आमीन। ठीक है बेटा, चलो बेटा आज क्लास खत्म कर लो, कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आपने कहा था कल क्लास में रिकॉर्डिंग का कहना। हाँ मुझे ये बताओ कि रिकॉर्डिंग का इशू किस किस को आ रहा है? रिकॉर्डिंग आपको? सर मुझे आ रहा है। मुझे भी आ रहा है। बाकी मुझे बताएं कि कुछ लोगों को, वो मुझे बताएं कि जो लोग रिकॉर्डिंग प्रॉपरली कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर। यस सर। अच्छा अब ये देखिए, कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं जो रिकॉर्डिंग जिनके पास बहुत प्रॉपरली डाउनलोडिंग हो रही है। अब एक काम कर लो, अपने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स के बीच में, या जो भी आपके पास जो गूगल ड्राइव है या कुछ है, वो ऐसा बना लो और बना के बाकी लोगों के लिए भी उसको रख दो। मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड कर रहे हो? ओके सर, अगर कोई स्ट्रीम पे अपलोड कर दे, जैसे भी है, आप जैसे भी मुनासिब समझें, आप उसको ऐसे अपलोड कर दें जिससे आपके पास दूसरे लोगों का भी भला हो जाए। बाकी ये कि मैंने कल शकील साहब को खास तौर पे ये बात बोली है कि सारी रिकॉर्डिंग को बहुत प्रॉपर्ली अपने पास वो कर लें, तो मैं सर शकील से, जो हमारे पास यहाँ पे ऑनलाइन मैनेजर है हमारे पास, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, वो भी अपने पास इन चीजों को मेंटेन कर रहे हैं। तो हम इसको मेक श्योर करेंगे कि इंशाल्लाह आपके पास सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो। इफ्रा बेटा। यस सर। आपने ही कहा था रिकॉर्डिंग का या किसी और ने कहा था? सर मैंने ही कहा था। ठीक है, तो इफ्रा बेटा ये रिकॉर्डिंग जो है इंशाल्लाह आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, और अगर उसके बाद भी नहीं मिलती तो मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह इसके लिए जो भी अरेंजमेंट है वो करके मैं इसको खुद किसी ड्राइव पे डलवा दूंगा। ठीक है? ओके सर। चलो पुत्रों, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।